हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल यानी कि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको वन लाइनर फॉर्म में कवर कराए जा रहे हैं, जो कि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके लिए निश्चित ही यह हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे यह चौथे नंबर की क्लास है, क्लास चौथी है आज की। ठीक है, देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था? तो जैन धर्म के प्रति झुकाव खारवेल का था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से या चेद वंश से संपर्क था। ठीक है, संबंध था किसका? कलिंग नरेश खारवेल का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। टेसियस, प्लिनी, टालमी और स्ट्रैबो में से पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी लिखी तो किसने लिखी? तो उपर्युक्त में से किसी ने भी नहीं लिखी थी। देखेंगे इसके लिए एक विशेष नोट दिया गया है। क्या है नोट? पेरिप्लस मारिस एरीथ्राई या वायाज अराउंड एरीथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसे विल फ्रेंच एच स्कॉप द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया। ठीक है, देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं बीपीएससी द्वारा। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो कौन था? तो समुद्रगुप्त ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन कहाँ गया था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया तो कौन था? स्कंदगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो कौन सा था? तो ये जो चारों दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, कल्याण, ताम्रलिप्ति, बड़ौच, काम्बे, तो इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, कोई भी बंदरगाह भारतीय व्यापार के लिए उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए। देखेंगे नोट क्या है। इसके लिए एक नोट दिया गया है। इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे बड़ौच, कल्याण और काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सौमिल्य, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे।
तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से चारों में से कोई भी औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, ठीक है, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो किसने यह व्याख्या सर्वप्रथम की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नगरों का क्रमिक पतन इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो कौन से काल की? तो गुप्त काल की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इन क्वेश्चंस को बेकार मत समझिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ज़रूर पूछे हैं, ठीक है। देखिए सीडीपीओ की परीक्षा में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही यह हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है ये। और भी बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो चैनल में जाके आप लोग उन प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, रेलवे की बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। उसमें रेलवे की साइंस और जीएस पोर्शन भी कवर कराया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से, देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो कौन है? तो यह है गुप्त वंश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। तो किस अभिलेख में? तो भानुगुप्त का ऋण स्तंभ अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गुप्त काल में शीशे के सिक्के की सबसे बड़ी संख्या जारी की गई। तो 7 वाहनों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था, कौन था? तो हरिशेन था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई। तो बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी खारवेलों के द्वारा विजित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। तो उपज का 6वां भाग, ठीक है। भू राजस्व की दर थी उपज का 1/6 भाग, ठीक है, उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी, ठीक है, 1/6 थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो 518 ईस्वी में सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। यह एक चीनी यात्री थे, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय वेनसांग भारत आया था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ इसको लाइक भी किया करें, इससे हमको नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी बेहतरीन कंटेंट आपको समय रहते लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया था? तो वैशेषिक ने, ठीक है। वैशेषिक ने इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने? तो वैशेषिक ने। नेक्स्ट हो जाएगा वर्धन राजवंश की स्थापना की। तो पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो
तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, बाण भट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कवि बाण निवासी था। तो कवि बाण जो था प्रतिकूट गांव बिहार का निवासी था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनशांग ने यात्रा की थी भारत की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वेनशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। यानी कि जब वेनशांग भारत आया था तो उस समय सूती कपड़ों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन था। तो मथुरा शहर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चीनी यात्री वेनशांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री वेनशांग जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अधोलिखित कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा असत्य है देखेंगे। फायान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वेनशांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, जबकि वेनशांग जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। ठीक है, मुसलमान थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो यह गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दक्षिण भारत यानी कि चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग से संबंधित प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चोल काल प्रसिद्ध था। तो चोल काल जो प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वह मध्यकालीन साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल साम्राज्य था स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट डे। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे क्लास की लेंथ हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और भी लंबी वीडियो हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट रहने वाला है।